महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने संजय बारू के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने जहां संजय बारू पर हमला बोला, वहीं एनसीपी से रिश्तों को लेकर भी बात की। पृथ्वीराज चव्हाण से बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। संजय बारू जो प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार थे, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उनकी पोजीशन गवर्नमेंट में सबसे टॉप पोजीशन नहीं है। उन्होंने किताब में लिखा है कि कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर सोनिया गांधी खुद फैसले लेती थी और प्रधानमंत्री को पूछा नहीं जाता था। आप पीएमओ के साथ जुड़े हुए थे, कितनी सच्चाई है जो आरोप उन्होंने लगाया हुआ है या जो किताब में उन्होंने लिखा हुआ है? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है जो टाइमिंग किताब की है, उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट की बात है, ज़्यादा किताबें बेचने की बात है। अगर एकेडमिक इंटरेस्ट की तरह से अगर वो कोई आत्मचरित्र लिखते या ऐसे मेमोइर्स लिखते तो अलग बात थी, लेकिन जो उन्होंने टाइमिंग साधा है, इसका अवश्य बात यह कि सिर्फ कमर्शियल गेन की बात है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि मनमोहन सिंह ने उनको ये कहा था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि सेंटर ऑफ पावर यूपीए में सोनिया गांधी रहेगी। देखिए, हमेशा आप चाहे कोई और देश भी देखें, पार्टी हमेशा सुप्रीम रहती है। पार्टी अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, पार्टी सिलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द फेस, प्राइम मिनिस्टर फेस होता है। दैट्स राइट। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन प्राइम मिनिस्टर इज नंबर वन, बट पॉलिसीज हैड टू बी, दीज आर द पॉलिसीज जिसको लेकर पार्टी चुनाव जीतती है और जनता किसी पार्टी को सत्ता सरकार बनाने का अवसर देती है उनकी नीतियों पे, और नीतियों को अमल में लाने की जिम्मेदारी पार्टी में होती है। और इसलिए पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री को और कैबिनेट को एक तरह से निर्देश देती है। ये तो पॉलिसी को लेकर बात हो गई ना पृथ्वीराज जी, बात पॉलिसी को लेकर हो गई। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे उनका ये कहना है उसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर जब प्रणब मुखर्जी को बनाया गया तब उनको मालूम भी नहीं था प्रधानमंत्री को कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। उनको बताया गया कि प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर। मैं नहीं मानता ये बात सही है, दिस मे नॉट बी राइट, बिकॉज मिसेस गांधी एंड द लीडरशिप ऑफ द पार्टी वाज इन कांस्टेंट टच विद द प्राइम मिनिस्टर, हमेशा संपर्क में रहते थे। और इतने बड़े प्रधानमंत्री किसी और को बनाना चाह रहे थे और प्रणब मुखर्जी को बनाया गया। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा कुछ जो महकमे थे उसमें टेक्नोक्रेट लाना चाहते थे, जैसे साइंस मिनिस्ट्री हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, लेकिन पार्टी की सोच थी कि भाई अगर हमें पार्टी ने जो कमिटमेंट लोगों को दिया है उसको अगर पूरा करना है तो एक पॉलिटिकल फेस चाहिए। तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात थी। जैसे नरसिम्हा राव एक टेक्नोक्रेट को लाए फाइनेंस मिनिस्टर करके, तो क्या अब की बार यूपीए 1 भी एक फाइनेंस मिनिस्टर करके टेक्नोक्रेट को लाना चाहिए था? लेकिन ये सोच हुई पार्टी में कि खुद ही प्रधानमंत्री एक टेक्नोक्रेट है, तो और किसी टेक्नोक्रेट को लाने की क्या जरूरत है? और फाइनेंस मिनिस्टर का फेस, ये हमारी आर्थिक नीतियों का एक फेस होता है और वो पॉलिटिकल फेस हो, इस तरह का विचार था। तो ये कहना कि कोई मतभेद थे, तो उसमें दोनों की अलग अलग बातें अपनी अपनी जगह थी, और जो पार्टी ने अंतिम फैसला किया कि पॉलिटिकल फेस ही होना चाहिए। पवार साहब का ये कहना है कि यूपीए 2 में तालमेल की पूरी तरीके से कमी थी। मैं नहीं मानता कि कोई कोalition सरकार जब चलती है उसमें इस तरह की आम राय बनाने में दिक्कतें आती हैं, और उसको अगर कोई टकराव कहें तो गलत है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट का मतलब ही है कि कोई आप वन मैन रूल नहीं है। गुजरात सरकार, मोदी की जैसे गुजरात सरकार चल रही है वैसा नहीं है, वहां पे सिर्फ वन मैन शो चलेगा। उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है उसमें, हालांकि वो उदाहरण महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से आदर्श का पूरा मामला जो है उसको हैंडल किया है, वो पूरी तरीके से गलत तरीके से हैंडल किया। उनका कहना है कि कांग्रेस ही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो कुछ बहुत बड़ा काम कर रही है, और उसके बाद जब उनको चुनावी रियलिटी पता चली तो अशोक चव्हाण को उनको टिकट देना पड़ा। नहीं, अब दोनों बातें अलग अलग है। उस समय जो भी माहौल था, उस समय जो भी आम राय हुई मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उसमें आम राय ये हुई कि एक जांच आयोग बिठाना चाहिए। जहां तक हमने जांच आयोग बिठाया था, मैं समझता हूं कि आम राय के बाद ही हमने बिठाया था, जिस तरह का वातावरण है। और शायद बाहर के लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो सरकार के अंदर लोग थे और पार्टी के जो हाईकमान में लोग हैं, उसमें ये बातें चर्चा होकर कि एक तरफ सीबीआई का केस ऑलरेडी दर्ज हो चुका है और सीबीआई के चलते उसमें सच्चाई तक पहुंचने में ज़्यादा देर लग सकती है, इसलिए ये जरूरी था कि एक बार सच का सच बाहर आए, और इसलिए एक आयोग बिठाने का
फैसला आम राय से हुआ था। नहीं, राहुल गांधी ने कहने के बाद आपने दोबारा रिपोर्ट एक्सेप्ट किया? नहीं, ऐसे नहीं कि राहुल गांधी ने कहने के बाद फिर उनका पुनर्विचार करें, ये जो बात कही, अब वो कांग्रेस हाईकमांड है तो हमने उस पर अवश्य पुनर्विचार किया, क्योंकि जो हमारी मूल रिपोर्ट थी उसको कैबिनेट ने जब कहा कि नहीं इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसके बाद हमने उसको अंशतः रिपोर्ट की और जो भी मुख्य मुद्दे थे वो सब स्वीकार कर लिए। क्योंकि इसमें मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि जो अगर सीबीआई की जांच चल रही है, ना तो उसको बंद कर सकते हैं, दो बार आप FIR ना उसको चालू कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा था कि भाई सीबीआई की बात चल रही है। ठीक, माना जा रहा है कि आप इस पक्ष में नहीं थे कि अशोक चव्हाण को टिकट दिया जाए। नहीं, बिल्कुल आपने, आपकी छवि अच्छी है, आपको यहाँ पर बुलाया गया था कि एक क्लीन इमेज पार्टी को देने के लिए। ये मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। जो भी बात टिकट के बारे में थी उसका फैसला सेंट्रल चुनाव कमेटी करती है, ना कि कोई मुख्यमंत्री करता है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष करता है। हम अपनी बातें अवश्य कांग्रेस, सेंट्रल कांग्रेस की जो चुनाव समिति उसके सामने रखते हैं। हम वापस आने के बाद जो भी फैसला हुआ उसको हम अमल में लाते हैं। तो ये कहना कि मैं पक्ष में था या नहीं था, जो मैंने बातें मानना ये है कि उनको टिकट देने की वजह से पार्टी एक क्लीन इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसको कहीं झटका। ये देखो, मेरे मुंह में मत शब्द डालिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने जो कहा, जो भी बातें मुझे करनी थी कांग्रेस के 48 सीटों के बारे में और जो 27 सीटें हम लड़े उनके बारे में हमने अपने स्पष्ट रूप से विचार कांग्रेस हाईकमान के सामने, कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने रखे थे। अंतिम फैसला इलेक्शन कमेटी का हमेशा होता है। लेकिन उसके वजह से महाराष्ट्र में जो प्रचार चल रहा है कांग्रेस का, उसको कोई झटका नहीं लगा है। आपकी इमेज एक क्लीन इमेज की तरह। देखिए, मैं उस पर नहीं जा रहा था। हमारे सामने एक 27 उम्मीदवारों की सूची आई। ठीक, अब 26 जैसे हमारे एक अलायंस पार्टनर को हमने सीट छोड़ दी है, तो उसको हम लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ये फैसला होता है, हमेशा होता है। तो मैं नहीं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी हो, जो सरकार बनाना चाहती हो, जो प्रधानमंत्री बनाना चाहती हो, वो पार्टी इस तरह का प्रचार करेगी कि एक मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के सारे भाषणों में निजी आलोचना के सिवा मैं कुछ नहीं देखता। राहुल जी के खिलाफ निजी टिप्पणियां, व्यंग कसना, सोनिया जी के खिलाफ व्यंग कसना। लेकिन वो गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल भी तो प्रोजेक्ट, और इसमें से एक ही बात है जो नीतिगत बातें जो है वो गुजरात मॉडल की बात है, वो भी हमने अनदेखी कर दी कि ऐसे कोई होता नहीं किसी राज्य का मॉडल। ठीक, और ये भी मैंने देखा, आंकड़े लिए। लेकिन जब यहाँ मुंबई आए और जब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से गुजरात आगे निकल गया, उसको मैंने चैलेंज किया। लेकिन गुजरात में उनका दावा यह है कि दिखने वाले कुछ काम दिखते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। अब आप मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले लीजिएगा। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से देरी से चल रहे हैं, उनका कॉस्ट एस्केलेशन हो चुका है। किस तरीके से ये मुंबई की जनता माने कि सचमुच में सरकार ने काम किया? मुंबई में 10-15 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार है, देश में 10 साल से यूपीए की सरकार है। महाराष्ट्र में तो 15 साल से, 15 साल बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में 15 साल से। तो इसलिए बार बार लोगों ने हमको चुन के दिया है। 2004 में चुना, ये सोच के कि आप कभी तो कंप्लीट करें। ऐसे नहीं होता। कई बार तो आप एंटी इनकम्स की बात करते हैं लोग, अब मीडिया वाले कई बात कहते हैं कि नहीं अच्छा किया, हम सोचेंगे अभी करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार अच्छी सरकार चल रही है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल का अनुभव लोगों ने लिया है और उसके बाद उनको सत्ता के पास भी फटकने नहीं दिया है। लेकिन ये भी तो बात चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। मुंबई में पिछले 3-4 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, जो बड़े बड़े यातायात के प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं, जो नागपुर के बिहार का प्रोजेक्ट हमने आगे किया है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपीए ने किया है, जो देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब मुंबई में कोई चीजें बनाना, मुंबई सबसे ज्यादा डेंस सिटी है, ये तो मानने की बात है। अब किसी डेंस सिटी में कोई मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट करना या देश का पहला मोनोरेल बनाना कोई बहुत आसान बात नहीं है। प्रोजेक्ट में देरियां हुई क्योंकि जब भी कोई झोपड़ियों को हटाने की बात आती है या कोई जमीन अधिग्रहण की छोटी सी बात आती है, लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में दिक्कतें होती है, टाइम लगता है। तो मुंबई में पर्टिकुलरली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट करना कोई आसान बात नहीं है। हमसे बात की जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।